नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360 का स्पेशल पॉडकास्ट कार्यक्रम। हमारे साथ आज डॉक्टर रूपक हैं। डॉक्टर रूपक अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पैरा ओलंपिक में इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मोना अग्रवाल के फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मोना अग्रवाल की सफलता की कहानी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है एक खिलाड़ी के जीवन में और किस तरीके से एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करता है। न केवल मदद करता है, सपोर्ट करता है, प्रेरणा भी देता है। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम में। सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या कहानी है आपकी और मोना अग्रवाल की, जिन्होंने राजस्थान को गौरवान्वित किया है। इस बार शूटिंग में जो गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा ने, उसके बाद ब्रॉन्ज जीता मोना अग्रवाल ने। बताएं शुरू से कहानी उसकी। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। जैसे मैं आपने बताया, बिल्कुल मैं एक भौतिक चिकित्सक हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जी। और अब होता क्या है कि जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, उनको फिजियो की बहुत आवश्यकता होती है। फिजियो का मतलब है कि जो मानसिक रूप से भी उनको मजबूत करता है और शारीरिक रूप से भी मजबूत करता है, उसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह या मोटिवेट करके। क्योंकि जो गेम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर मोटिवेशनल बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को आज भी याद है, लगभग डेढ़ पौने 2 साल पहले के आसपास मेरे को जो एकलव्य शूटिंग एकेडमी के कोच हैं, योगेश शेखावत जी, उन्होंने लगभग मेरे को डेढ़ साल पहले के आसपास मुझे फ़ोन किया था और मुझे बोला कि डॉक्टर साहब, आपकी हमें ज़रूरत है, एक बार आप एकेडमी आओ हमारे। तो मैं एकेडमी गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब, हमारी ये मोना अग्रवाल हैं। और मैं बताना चाहूँ, मोना अग्रवाल उनको बचपन से पोलियो ग्रस्त हैं, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा वो उनका लोअर लिम्ब है वो काम नहीं करता, वो व्हील चेयर पे ही रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी ये एक स्टूडेंट हैं और इनको बड़ी समस्या है, आप इनको ध्यान दो एक बार इनके ऊपर। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बड़े एक मध्यम परिवार से है और ये फीस आपको नहीं दे पाएगी, मैं मतलब पे नहीं कर पाएगी। जी। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लगातार सामाजिक काम करता हूँ फिजियो के साथ साथ, जो भी हो सकता है चिकित्सा के अलावा भी। तो बोला ठीक है, क्योंकि हम भी जो मोना अग्रवाल को सिखा रहे हैं अपने स्तर से ही, जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, और आप हमारी सहायता करो इसमें। मैं ठीक है। जब मैं पहली बार मोना अग्रवाल जी से मिला तो मुझे आज भी याद है, जब मैं उनसे बात करते मेरे को लगा कि मोना अग्रवाल का जो लोअर लिम्ब है वो काम नहीं करता, पर अपर लिम्ब और मानसिक रूप से इतनी मजबूत है, मैं खुद आश्चर्यचकित था। और मुझे लग ही रहा था कि मोना अग्रवाल एक दिन बड़ा नाम करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। और वो उन्होंने किया भी बिल्कुल जैसा। बिल्कुल 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 सर। तो क्या जो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जिस तरह से जीता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, कहा जा रहा है कि कोई लंबी उनकी तैयारी नहीं थी। मतलब कुछ लोग बचपन से करते हैं। 2 साल के टाइम पीरियड में एक शारीरिक रूप से दिव्यांग लड़की जो ये तय करती है कि शूटिंग करनी है, और शूटिंग जैसा महंगा खेल, परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव गेम है शूटिंग। क्या लगता है, व्यक्ति के मन में हमेशा एक सवाल होता है कि होगा कि नहीं, और होगा तो कैसे होगा। क्या बातचीत हुई उस दौरान मोना अग्रवाल से आपकी? तो बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, मोना अग्रवाल जी से मेरी बात हुई। तो अब होता क्या है, जो प्लेयर होते हैं ना उनको अब ये शूटिंग वाला जो गेम है, इसके अंदर क्या है, जो अपर लिम्ब है अपनी ट्रेपेजियस, बाइसेप, ट्राइसेप बड़ी-बड़ी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंटिन्यू कई-कई घंटे तक वर्क करना पड़ता है और एक निशाना लगा के रखना पड़ता है, तभी अपन सक्सेस हो पाते हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत कम, बिल्कुल ये सत्य बात है, लगभग 2 साल के अंदर-अंदर मोना जी ने ये जो खेल करके दिखाया, मात्र 2 साल की उनकी मेहनत है। जी। वही बात है, जब मानसिक रूप से मजबूत होता है तो वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। और फिर एक सामाजिक जिम्मेदारी, अब जैसे बता रहे कि उनको लोअर लिम्ब नीचे का जो थोड़े अच्छे से काम नहीं करता, उनको बचपन से ही वो पोलियो ग्रस्त है, तो एक सामाजिक प्रेशर भी रहता है कि अब भगवान ने जो चीज़ दी है वो तो ठीक है, पर हमें अब उस चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रहना, हमें कुछ नाम करना है, कुछ दुनिया में करके दिखाना है, हिम्मत करनी है। उन्होंने हिम्मत की और वो आपके सामने 2 साल की मेहनत है, पूरा आज नाम रोशन है, जिसका आज मैं भी बैठा हूँ तो आज उन्हीं के नाम से आज बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी है, बहुत ज़्यादा गौरव। मेरी पूरी फीस वसूल कर दी, ये समझ लो आज तक। जी। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक फिजियो की जो भूमिका आपने निभाई, क्या आप मानते हैं लोग, वैसे तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि बुरा मत मानिएगा। हम लोगों ने फिजियोथेरेपिस्ट का नाम डॉक्टर अली ईरानी का सुना था बचपन में, जो इंडियन टीम के साथ हुआ करते थे। तब लोग जानते नहीं थे। कुछ लोग तो डॉक्टर भी नहीं मानते। कहानी क्या है, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट की कहानी क्या है? या मन क्या कहता है कि आप एक एक बड़ा नाम मैं आपको और बताना चाहूँगा, एंड्रयू लिपस का नाम सुना। राइट। बड़े नाम है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। तो कितनी ज़रूरी है
बिल्कुल। एक खिलाड़ी के लिए, और एक महत्वपूर्ण काम है, उसके बावजूद पहचान जो अभी सोसाइटी में अब मिलने लगी है। कैसा सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल, जो आपने जितने भी नाम लिए हम खुद उनको फ़ॉलो करके पढ़ाई के दौरान हमें पढ़ाए जाते हैं, हमने उनको सीखा है, समझा है। और हाँ, ये एक बड़ा मुश्किल एक दौर था कुछ समय पहले, जब लोग नहीं जानते थे। अब क्या टेक्निकल चीज़ें बढ़ी हैं, सिस्टम बढ़ा है, फ़ॉरेनर में ट्रीटमेंट बहुत ऊपर चलता है, नो डाउट। इंडिया में ज़रूर ये चीज़ें थोड़ी-सी डाउनफॉल पे रही हैं। पर जैसे ही अब इन दिनों स्पोर्ट्स में जिस तरह से लोगों ने हिम्मत करने की कोशिश की है, गाँव, ढानी, शहर से बच्चे निकलने शुरू हुए हैं, उनको पता चला है कि फिजियो का कितना बड़ा एक योगदान है। मतलब हम जिन मसल्स को हम लगातार पढ़ते हैं, लगभग हम 550 के आसपास मसल्स हम बॉडी की पढ़ते हैं, और बोन के बारे में बहुत डीपली चीज़ें हम मेडिकल की भाषा में पढ़ते हैं, और वो चीज़ें हमारे लगातार हमारे आज काम आती। अब लोगों को लगने लगा है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये कोई छोटा-मोटा नहीं है, बड़ा मजबूत डिपार्टमेंट है। और जैसे सीवीए जैसे पैरालिसिस है, गंभीर बीमारी, नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं आज, हिप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं आज, जितनी भी इस तरह के बस आफ्टर सर्जरी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें फिजियो का बहुत बड़ा योगदान है और बड़ा उभर के आया बहुत, और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो जैसा आपने बताया कि इंजरी और स्पोर्ट्स पर्सन का एक चोली दामन जैसा साथ रहता है। क्या मेंटली इसका जो ट्रीटमेंट रहता है सर, कि जब इंजरी हो जाती है तो व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस में आ सकता है। जैसे अपने 2016 रियो ओलंपिक देखा था, विनेश फोगाट की इंजरी हो गई थी, है ना? और उसके बाद वो एक मेंटल ट्रॉमा में चली गई। इस बार भी तो क्या भूमिका रहती है फिजियोथेरेपिस्ट की उस वक़्त? क्यों आप साइकोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, लेकिन कैसे आप अपने प्लेयर को कन्विंस नहीं, करते हैं? नहीं, बिल्कुल सर, जैसे मैं अब स्टार्टिंग में बताया था हमने कि हम शारीरिक रूप के मजबूत करने के साथ मानसिक रूप से भी स्पोर्ट्समैन को मजबूत करते हैं। हमारा एक सब्जेक्ट भी हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी जी। का। हम सब्जेक्ट बहुत अच्छे सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मैं साइकोलॉजी में लगभग 4th ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी। अच्छा। वो उसको बहुत मजबूत तरीके से हम पढ़ते हैं हमारा, क्योंकि हमें पता होता है कि आगे जाके हम स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, न्यूरोलॉजी में जा सकते हो, ऑर्थोपेडिक्स में जा सकते हैं। तो पेशेंट चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो या फिर स्पोर्ट्समैन हो, मेंटल इश्यू में कोई भी जा सकता है उसमें, जी। चाहे वो खिलाड़ी हो। पर हमारा टारगेट रहता है कि हमारा जो प्लेयर है, क्योंकि फिजियो जो होते हैं वो डायरेक्ट खिलाड़ी के बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, जी। क्योंकि उनको डायरेक्ट सामने जाना, उनको लगातार समझाना उन चीज़ों को, किस तरह से मूव करना है, किस तरह से मूवमेंट करना है, आपका स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, आपकी मसल्स कितना वर्क कर पा रही है, उनको लगातार हम टेस्टिंग करते हैं। अब जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसको अपन खिलाड़ी को बताते भी हैं, आपकी कहाँ चीज़ें कमी आ रही हैं, किन चीज़ों का आपको फ़ोकस करना है, किन चीज़ों ध्यान तो हमसे क्या अटैचमेंट हो जाता है प्लेयर का। तो हमारी छोटी-छोटी बातों को ध्यान देते हैं, सुनते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं अभी। डॉक्टर साहब, मैं एक जानना चाहूँगा कि राजस्थान में दिव्यांग जो लोग हैं, उनकी एक संख्या काफ़ी रही है, और अभी जो स्पेशल, चाहे वो ओलंपिक हो या अदर गेम्स हो, उसमें अवसर बन रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में क्यों नहीं आ रही ये चीज़ें? जिस तरह से इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, लेकिन अदर्स के लिए जो जिस तरह से इवेंट हो रहा है, वैसे क्या लोगों तक जागरूकता नहीं पहुँच पा रही? या निचले वर्ग के जो दिव्यांग लोग हैं, वो अभी भी ऊपर तक आने की क्यों नहीं सोच रहे हैं? जैसे कि आपने मोना का उदाहरण दिया कि वो 2 साल पहले ही आईं। तो क्यों नहीं, जैसे बच्चा है, दिव्यांग है, चाहे वो किसी वजह से हैंड में हो गई या पैर में इंजरी हो गई, आँखों में कई लोगों की ब्लाइंडनेस रहती है। तो क्या आपको लगता है कि निचले स्तर पे भी स्पोर्ट्स को इस तरह से गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ जैसे निषकजन आयोग हैं, वो काम क्या करता है कि आपको हम इतनी पेंशन देंगे। तो लाचारी का प्रतीक वर्सेज़ अवसर की उपलब्धता, इसको कैसे देखते हो आप? बिल्कुल, एकदम राइट क्वेश्चन पूछा है आपने। देखो, अपन जब हिस्ट्री उठा के देखें, जो जितने भी स्पोर्ट्समैन निकले हैं, शहर में से निकलते हैं नो डाउट, पर जो ग्रामीण अंचल है उससे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी निकलते जी, हैं। बिल्कुल। और कहीं न कहीं एजुकेशनल ये जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं डाउन है। क्योंकि उनको एक प्रोसेस, क्योंकि हर चीज़ आप चाहे एजुकेशन का हो या स्पोर्ट्स का हो, कुछ भी हो, तो एक एक प्रोसेस है हर चीज़ का, कि आपको किस लेवल पे गेम खेलना है, फिर आपको किस तरह से आगे प्रोसेस करनी है, आपको स्टेट लेवल खेलना, आपको नेशनल खेलना, आपको इंटरनेशनल खेलना है। तो कहीं न कहीं वो कमियाँ हैं अभी। जो आम आदमी ग्रामीण क्षेत्र में जो आदमी इस कोने में बैठा हुआ है, सामान्य मध्यम परिवार का, जो जी। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, वो एफर्ट नहीं कर सकता है। एफर्ट का मतलब यहाँ तक सोच भी नहीं सकता है स्पोर्ट्स में। और शूटिंग जैसे गेम जो बहुत महँगा गेम है, बड़ा जी। और बड़ा मुश्किल होता है। तो दिक्कतें तो हैं, पर गवर्नमेंट को
अभी इन चीज़ों पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। बड़ा दुर्भाग्य है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो अभी स्पोर्ट्समैन हालाँकि जो निकले हैं आगे, वो बड़ी मानसिक रूप से मजबूती से निकले, उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, फाइनेंशियली वीक रहे हैं, लोगों का एक गवर्नमेंट का जो प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, वो कई बार सपोर्ट नहीं मिल पाता और जिनको मिलता है, थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है, वो थोड़े में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट इस पे थोड़ा और संज्ञान ले तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट और भी अच्छे आ सकते हैं। राजस्थान से जिस तरह से अवनी लेखरा हमें लगातार गौरवान्वित कर रही हैं, इस बार मोना अग्रवाल का नाम जुड़ा है, उसमें आप लोगों की मेहनत रही, इसके लिए आप सभी का और उस खास करके उस बेटी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राजस्थान को गर्व से भरा कि राजस्थान में ये वाला जो ओलंपिक हैं, खास करके पैरा ओलंपिक, राइट। देवेंद्र झाझड़िया हमें गौरवान्वित करते रहे। मुरलीकांत पेटकर के बाद में अगर कोई मेडल आया तो देवेंद्र झाझड़िया लाए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। 2 गोल्ड वो लाए, फिर 2 गोल्ड हमारी बेटी अवनी लेखरा लेके आई, फिर अब मोना अग्रवाल। तो एक अच्छी शुरुआत हो रही है, इसको हम राजस्थान के स्पोर्ट्स की दुनिया में एक अच्छा कदम मान सकते हैं या उन लोगों द्वारा की गई एक प्रभावी शुरुआत मान सकते हैं, जिनको लोग ये मानते हैं कि इनमें ये शारीरिक दिव्यांगता है और ये लाचार हैं। लाचार नहीं, हमें गर्व करने का मौका दे रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है सर। और जो मानसिक रूप से मजबूत है, अब जैसे एक बार जिसको ट्रैक मिल गया, जैसे अवनी लेखरा जी की बात की आपने, जिसको इनको एक बार ट्रैक मिल गया ना, उनको पूरा मैथमेटिक्स समझ आ चुका है, उनको किस तरह से मेहनत करनी है, वो एक बार जैसे गोल्ड लेके आ चुकी, तो उनको उन्होंने इवेंट को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है, तो जो एक घबराहट होती है इवेंट को लेके, वो एक कहीं न कहीं कम होती है। मेहनत हालाँकि बराबर करते हैं, तो अब मोना अग्रवाल जी को भी एक तरह से ट्रैक मिल चुका है और मुझे विश्वास है, आने वाले समय गोल्डन होगा, बिल्कुल मुझे जैसे आपने बताया 2 साल की मेहनत है, ख़ैर वक़्त लंबा है और उनके पास एक स्पोर्ट्स भी ऐसा है जिसको आप लंबे अरसे तक खेल सकते हैं। बिल्कुल। तो सर बहुत धन्यवाद, हमें समय दिया आपने और हम फिर आपसे विभिन्न मुद्दों पे रूबरू होंगे। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।